हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। हम लोग आज लास्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रायिकता मानी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे इस प्रकार की शंका जताते हैं कि कठिन होता है। कोई ऐसी समस्या नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन है, थोड़ा बेसिक चीजें आपको पढ़नी है। कक्षा 10 में 11वें में जो आपने पढ़ी है उनको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, और यहां जो प्रायिकता की बातें कुछ यूज होंगी, जो चीजें यहां यूज होंगी उनको भी हम आपको यहां पे बताते चलेंगे। कोई समस्या वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ना रह जाए। और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। परीक्षा में 10 नंबर इससे पूछे जाएंगे, 10 नंबर के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। तो आपको अच्छी तरीके से मन लगा के इसको पढ़ना है। और यहां पर जो बेसिक चीजें हैं कुछ हम उनको भी बताएंगे, क्योंकि उनके बगैर आप आगे इस प्रायिकता के बारे में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में समस्या मिलेगी। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि हमें कुछ बेसिक चीजें क्या पढ़नी है, उसके बारे में पहले आते हैं। तो अब आते हैं यहां पर जो आपको पढ़ना है, इससे संबंधित जब हम प्रश्न लगाएंगे तो हमें कुछ बातें सीखनी पड़ेंगी। तो वो कुछ पहले, सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है, मानी सैंपल स्पेस क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सैंपल स्पेस। किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के जो नतीजे होते हैं उनको तो क्या कहते हैं, हम परिणाम कहते हैं। और उन परिणामों को यदि किसी समुच्चय के रूप में रख दिया जाए तो वो वास्तव में एक सैंपल स्पेस बन जाता है। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि कोई, अगर हम घटना कुछ इस प्रकार की रैंडम घटना हो, मतलब यादृच्छिक परीक्षण, जैसे हम किसी भी टॉस को फेंकें, तो टॉस को फेंकने से, किसी सिक्का को फेंकने से यहां पर हमें दो नतीजे प्राप्त होंगे, या तो वो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यहां पर दो नतीजे देखो, किसी सिक्के को फेंकने पर हेड या टेल आता है, और उस हेड या टेल के जो दो नतीजे हैं उनको अगर हम समुच्चय के रूप में रख दें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो घटना हुई है सिक्के को उछालने की, तो वहां पर हमें दो नतीजे मिले, एक हेड और एक टेल। इन दोनों नतीजों से जो समुच्चय बना वो आपका प्रतिदर्श समष्टि कहलाएगा। इसी प्रकार बिल्कुल एक अगर हम पांसा फेंकें तो पांसा फेंकने से हमें नतीजा मिल सकता है कि पांसे पे 1 आ सकता है, अथवा 2 आ सकता है, अथवा 3 आ सकता है, अथवा 4 आ सकता है, अथवा 5 अथवा 6। तो पांसे को फेंकने पर 6 नतीजे संभव हो सकते हैं। कितने? 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम इसको किसी समुच्चय के रूप में रख दें तो ये आपका पांसे को फेंकने पर जो आपका सैंपल स्पेस बनेगा वो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ आया सैंपल स्पेस क्या है। तो सैंपल स्पेस का मतलब है कि किसी भी यादृच्छिक परीक्षण के जो संभव नतीजे आएंगे उन नतीजों को हम क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। और उस परिणाम का यदि हम उन परिणामों को किसी समुच्चय के रूप में रख दें तो उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस। बस इतनी सी बात आपको समझनी। ठीक है, इसके बाद एक और बात इसी से जुड़ी हुई है, उसको बहुत ध्यान से समझना है। यहां से अगर हम आपसे ये कहें कि सैंपल स्पेस से कोई एक घटना हम इस प्रकार लें कि वो ई घटना हो, क्या हो? ई घटना। घटना क्या है, पहली घटना की बात समझें। सैंपल स्पेस के जो उप समुच्चय होते हैं, सैंपल स्पेस से जो उस उप समुच्चय बनेंगे उनको हम घटना कहते हैं। तो घटना में अगर हम आपसे कहें कि सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6 अवयव हैं, और इसमें अगर हम ये कहें कि ई कोई एक ऐसी घटना है जिसमें 3 से बड़ा अंक आए, तो 3 से बड़ा अंक आ सकता है 4 5 6। तो यहां पर 3 से बड़े अंक आने की घटना ये ई घटना कहलाएगी। ठीक है, और अब बात करें अगर इस घटना की प्रायिकता निकालने की, तो इस घटना की प्रायिकता कितनी हो सकती है? इस घटना की प्रायिकता को हम पीई से डिनोट करेंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब घटना ई की घटने की प्रायिकता बराबर क्या कहेंगे? ध्यान दें, आपको कक्षा 10 में 11वें में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो यहां पर देखो ई घटना घटने की अनुकूल स्थितियां कितनी है? 3, जबकि कुल स्थितियां कितनी है? 6। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये आपका देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब घटना ई के घटने की प्रायिकता कितनी हो गई? 1/2। ई घटना है क्या? हमने बताया ई घटना है 3 से बड़ा अंक आने की घटना। पांसे पर 3 से बड़ा अंक आने की घटना कितनी उसकी प्रायिकता होगी? 1/2। क्लियर? इतनी
एक बात और याद रखना है कि किसी भी असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा शून्य होती है और कोई निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। कभी भी प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती है और शून्य से कम नहीं हो सकती। शून्य और 1 के बीच में ही प्रायिकता का मान आएगा। कभी भी आपको प्रायिकता निकालने के लिए जो भी प्रश्न मिलेगा उसका आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, एक बात और समझें, दो घटनाओं ए और बी के लिए प्रायिकता का योग का नियम आपको समझना है। यहां लिख दें प्रायिकता का योग का नियम, प्रायिकता का योग का नियम, जो कि आपने कक्षा 11 में बहुत अच्छी से पढ़ा है। अगर कोई दो घटनाएं ए और बी हैं, उनके लिए अगर हम ए यूनियन बी की प्रायिकता निकालें और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें और ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये आपका है प्रायिकता का योग का नियम। एक बात और याद रखनी है कि यदि ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर याद रखिएगा 0 होता है। अपवर्जी घटनाएं होती हैं, अपवर्जी घटनाएं कब होती हैं? अपवर्जी घटनाएं, दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती हैं। ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती हैं, जैसे किसी भी अगर हम पासे को फेंके तो उस पासे पर 1 आएगा तो 2 नहीं आ सकता है, 2 आएगा तो 3 नहीं आएगा। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एक बार में 1 ही आएगा। जैसे हम टॉस को, किसी भी सिक्के को उछालें तो वहां पर टॉस करने से या तो हेड आएगा, जब हेड आ जाएगा तो टेल नहीं आ पाएगा, या टेल आ जाएगा तो हेड नहीं आ पाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों हेड और टेल के आने की घटनाएं कैसी घटनाएं हैं? अपवर्जी घटनाएं। कोई विद्यार्थी अगर एग्जाम देता है और एग्जाम में या तो वो पास होगा, तो जब पास होगा तो वो फेल नहीं हो सकता, या फेल हो जाएगा तो वो पास नहीं हो सकता। तो पास और फेल के होने की घटनाओं को क्या कहेंगे? हम अपवर्जी घटनाएं कहेंगे। तो इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अगर ए और बी ये अपवर्जी घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तो आपको अगर इसी नियम को कुछ इस प्रकार बनाना है तो ये देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और इसका हमें मान ये देखो 0 रख दें तो बराबर में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। याद रखिए कि अगर दो अपवर्जी घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना क्लियर? तो अब इसके आगे आपको पढ़नी है सह प्रतिबंधित प्रायिकता, जो वास्तव में यहां की स्टार्टिंग है। ठीक है, ये तो कुछ पहले वाली बातें थी, और भी अगर कुछ पहले वाली बातें आपको यूज यहां पर मिलेंगी तो हम उनको साथ साथ बताते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं सह प्रतिबंधित प्रायिकता की, तो इसको रब कर दें। तो अब पढ़ते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। देखो सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है? सह प्रतिबंध प्रायिकता की देखो सबसे पहले हम यहां एक डेफिनेशन लिख देते हैं। यदि किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि में प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है? एस, सैंपल स्पेस, कि दो घटनाएं ई व एफ हैं, तब यदि घटना एफ पहले से घटित हो चुकी है, यदि घटना एफ पहले से घटित हो चुकी है, तब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। सह प्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं।
पहले से ही एक घटना हो चुकी हो और फिर उस घटना की घटने की प्रयाक्ता अगर आपसे पूछी जाए तो हम उसको क्या कहेंगे, सह प्रतिबंध प्रयाक्ता कहेंगे। और इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ से लिखते हैं। मतलब ई घटना के घटित होने की प्रयाक्ता जबकि एफ घटना पहले से ही घटित हो चुकी हो तो ये पी ई बाई एफ से डिनोट करते हैं और ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। याद रखना है, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये है सह प्रतिबंध प्रयाक्ता। एक बार फिर से समझें, सह प्रतिबंध प्रयाक्ता का मतलब है कि ऐसी सैंपल स्पेस की ऐसी दो घटनाएं जिसमें से एक घटना पहले से ही घटित हो चुकी हो, तो पहले वाली घटना, जैसे दो घटनाएं हमने बताई ई और एफ, सैंपल स्पेस एस की दो घटनाएं ई और एफ हैं जिसमें से एफ घटना पहले से घट चुकी है, तब घटना ई के घटने की प्रयाक्ता को हम क्या कहते हैं, सह प्रतिबंध प्रयाक्ता कहते हैं। और इसको पी ई बाई एफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं और पी ई बाई एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ, जबकि पी एफ डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर? तो सह प्रतिबंध प्रयाक्ता को समझने के लिए एक आपको उदाहरण लेना है, उससे आपको समझ में अच्छा आएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास 3 टॉस हैं, मानी 3 सिक्के हैं, इनसे हम टॉस करना चाह रहे हैं। तो तीनों सिक्कों पर हो सकता है कि तीनों पर हेड हेड आ जाए या 2 पे हेड आए, 1 पे टेल आ जाए। देखो हम सैंपल स्पेस बना के बताएं आपको कि जब 3 सिक्कों को हम उछालेंगे तो हमारे सैंपल स्पेस जो प्राप्त होंगे वो इस प्रकार होंगे। मान लेते हैं कि तीनों पर हेड 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 आ जाए, या ऐसा हो सकता है कि हेड हेड और टेल आए, मतलब 2 पे पहले हेड आए फिर लास्ट वाले पे टेल आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां टेल आ जाए फिर इसके बाद हेड हेड दोनों पे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर हेड आए फिर टेल आए फिर हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब इसके बाद देखो यहां पर हम लिख देते हैं टेल आए फिर हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है टेल आए हेड आए टेल आए, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है हेड आए टेल आए, ऐसा हो सकता है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पर टेल 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 आ जाए। ठीक, इसका लिखने का तरीका भी हम आपको बताएं कैसे हमने लिखा है। देखो ध्यान दें, पहले तीनों उछालों में हमने ये मान लिया कि हेड आया, फिर हमने मान लिया कि नहीं 2 उछालों में हेड आया, तो देखो यहां पर 2 पे हेड आया, यहां भी 2 पे हेड आया, यहां भी देखो 2 में हेड आया और तीसरा एक टेल है। ठीक है, और इस प्रकार यहां पर हमें ये अब देखो 4 बिंदु मिले, 1 2 3 4, सैंपल पॉइंट 4 तो हो गए। इसके बाद जब 2 हेड की बात खत्म हो गई तो अब हेड 1 मिलेगा, तो देखो यहां पर 1 हेड मिला, यहां पर भी देखो 1 हेड मिला, यहां पर भी 1 हेड मिला, और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि हेड कतई ना हो, मतलब तीनों पर टेल 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 आ जाए। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो हमें सैंपल स्पेस मिला उसमें कितने देखो सैंपल पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस सैंपल स्पेस की 2 घटनाएं हमने मान ली, कुछ एक घटना मान ली और एक घटना एफ मान ली। ई घटना क्या है, जिसमें हमने ये माना है कि न्यूनतम 2 चित आए, न्यूनतम 2 चित आए, ऐसी हमने घटना ई कोई घटना मानी। तो ई घटना में देखो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, न्यूनतम 2 चित आए, मतलब 2 से कम ना आए, 2 से ज्यादा है तो कोई बात नहीं चलेगा। तो 2 से ज्यादा देखो इसमें भी है, 2 इसमें है HHT और यहां THH और इसके बाद HTH। ठीक, न्यूनतम 2 चित आए। देखो ध्यान दें, न्यूनतम 2 चित आने के 4 यहां पर एलिमेंट हमें मिले, और यहां पर और इसके आगे देखो तो न्यूनतम 2 चित, यहां 2 चित है ही नहीं, 2 चित यहां नहीं है, 2 चित यहां नहीं है और यहां भी नहीं है। ठीक है, और एफ घटना है पहले सिक्के पर पट आने की, पहले सिक्के पर पट आने की घटना, पहले सिक्के पर पट आए, ऐसे लिख दें। तो ये देखो हमारे पास पहले सिक्के पर पट आए, तो देखो इसमें पहले सिक्के पर पट तो नहीं है, यहां पहले पे पट नहीं है, यहां पहले पे पट है तो इसको लिख दें THH। यहां पहले पे पट नहीं है, यहां देखो पहले पे पट है तो TTH लिखेंगे, यहां भी हम लिखेंगे THT लिखेंगे, और यहां भी नहीं है, और यहां भी पहले सिक्के पर पट है तो यहां लिखेंगे TTT। ठीक है,
तो यहां पर अब आपको समझना है कि ई घटना है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी। यहां पर देखिए 1 2 3 4 अनुकूल स्थितियां कितनी हैं 4, और अपॉन में कुल स्थितियां कितनी हैं, कुल स्थितियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4/8 और 4/8 बराबर कितना होगा 1/2। इसी प्रकार पहले सिक्के पर चित आए उसकी प्रायिकता हम ज्ञात करनी चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर हो जाएगी हमारे पास यहां बिल्कुल वही बात, 4 यहां पर अनुकूल स्थितियां हैं, कुल स्थितियां हैं 8, तो यहां भी इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अब यहां पर इन दोनों में से जो कॉमन है वो आपको देखना है, मानी इंटरसेक्शन देखना है। अब आपको देखना है ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहां पर देखिए ये ई में और एफ में, इनमें दोनों में कौन से बिंदु ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ हैं, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं को देखना है, वो क्या कहलाता है इंटरसेक्शन। तो यहां देखिए एच 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 यहां कहीं नहीं है, ये उभयनिष्ठ नहीं है, एच एच टी, और यहां देखिए एच एच टी नहीं है, ये भी उभयनिष्ठ नहीं है। यहां देखिए टी एच एच यहां है और टी एच एच यहां है, तो यहां पर ये आपका दोनों उभयनिष्ठ पॉइंट है, और इसके बाद ये आपका यहां है और यहां कहीं टी एच नहीं है, यहां नहीं है। तो एक ही बिंदु केवल ऐसा है जिसको हम कह सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ में एक बिंदु आएगा, कौन सा, टी एच एच, ठीक है, टी एच एच। और इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी चाहें हम तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना हो जाएगा, अनुकूल स्थिति 1 और कुल स्थितियां कितनी हैं 8 हैं। तो अब हम यहां पर आपसे यह पूछना चाहेंगे कि घटना ई की घटने की प्रायिकता जबकि एफ घटना पहले से ही घटित हो चुकी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू, यही फॉर्मूला लगाएंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ, ठीक है। बस यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 1/8, और जबकि बटे में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये वैल्यू है आपकी कितनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर कितना है 1/2, और यहां इसको कैंसिल करेंगे तो 1/4 आंसर आएगा, ठीक है। तो घटना एफ के घटने की प्रायिकता जबकि घटना ई के घटने की प्रायिकता जबकि घटना एफ पहले से ही घट चुकी है, मतलब चित्त पहले से ही आ चुका है, तब न्यूनतम 2 चित्त आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। क्लियर। तो इस तरीके के यहां पर आपको प्रश्न मिलेंगे, ये सह प्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित है, ठीक है। तो अब पढ़ना है आपको सह प्रतिबंध प्रायिकता की प्रगुण। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखना है सप्रतिबंध प्रायिकता के गुण। पहला आपको पहली प्रॉपर्टी है, यदि किसी प्रतिदर्श समष्ट की दो प्रतिदर्श समष्ट S की दो घटनाएं E व F हैं, तब पहली प्रॉपर्टी है प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई F, मानी प्रतिदर्श समष्ट S की प्रायिकता जबकि F घटना घटित हो चुकी है तो उसकी वैल्यू बराबर में होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई F, मानी प्रोबेबिलिटी ऑफ F बाई F का मतलब घटना F की प्रायिकता जबकि F घटना स्वयं घट चुकी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो प्रगुण नंबर 2 में आपको समझना है, यदि प्रतिदर्श समष्ट की दो घटनाएं A व B हैं तथा एक अन्य घटना F इस प्रकार है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ F डज नॉट इक्वल टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B बाई F, मतलब A यूनियन B की प्रायिकता जबकि F घटना घटित हो चुकी हो की प्रायिकता बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
बी बाई एफ और माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई एफ। इसी में एक बात और समझनी है कि यदि ए व बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, अपवर्जी घटनाएं मानी दोनों घटनाएं एक साथ नहीं घट सकती हैं, अपवर्जी घटनाएं हैं, तब हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0। तो इस यहां पर इसको हम अगर 0 कर देंगे तो ये हमारा फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बदल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई एफ, और ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये प्रॉपर्टी दूसरी यूज करनी होगी। इसका क्या मतलब है, दो घटनाएं ए और बी, इनका हमें इनका हमें यूनियन निकालना है और ए यूनियन बी की हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्ञात करनी है। जबकि घटना एफ घट चुकी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बराबर कितनी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई एफ, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी जबकि घटना एफ घट चुकी है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जबकि घटना एफ घट चुकी है, इसके बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखना है प्रगुण नंबर 3, किसी घटना ई की पूरक घटना। पूरक घटना आप समझते हैं, पूरक घटना का मतलब होता है कि उसमें से हमें क्या करना है, सैंपल पॉइंट से ई को हमें घटा देना है। ठीक, तो ई डैश आपको मिल जाएगा, मतलब ई डैश बराबर होता है ऐसे माने एस माइनस ई। ठीक, सैंपल स्पेस में से हमें ई के एलिमेंटों को घटा के जो अभी आप मिलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, ई डैश कहेंगे, उसकी पूरक घटना कहलाएगी, ई की पूरक घटना ई डैश। तो यदि किसी घटना ई की पूरक घटना की प्रयेकता हमें ज्ञात करना है, पूरक घटना ई की प्रयेकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ इक्वल टू में 1 माइनस ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो आपको ये याद रखना है, इसमें से एक में से हमें घटा देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश बाई एफ बराबर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, तो ये आपका तीसरा प्रगुण है। तो इन प्रॉपर्टियों को भी आपको यूज करना है सवालों को लगाते समय। तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा आपको एक्सरसाइज के प्रश्नों पर चलते हैं। वहां पर अगर किसी प्रकार की कोई और समस्या बनेगी तो वहां पर हम सीधा सीधा आपको बताएंगे, और चलते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर में दिया है 0.3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बराबर में दिया है 0.2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मतलब ई घटना की प्रयेकता बताइए जबकि एफ घटना घटित हो चुकी है। तब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास एक अभी अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और डिवाइडेड बाय पी एफ। आपको देखो यहां पर याद रखना है कि अगर यहां डिवाइड में एफ है तो बस उसी की हमें प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो हमें क्या क्या दिया गया है, यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू यहां दिया गया है 0.2 और डिवाइडेड बाय पीएफ की वैल्यू यहां पर दी गई है ये 0.3। तो बस इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, 10 का ऊपर मल्टीपल 10 का नीचे, तो 2/3 हो जाएगा, सीधा सीधा ये आंसर। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। अब इसी के साथ एक और देखो लगा हुआ प्रश्न है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, बिल्कुल एकदम सिमिलर बात है। हमने आपको बताया कि अगर डिवाइडेड बाई ई है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से भाग करना है, और यहां पर डिवाइडेड बाई एफ है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से भाग करना होता है। बाकी सब बिल्कुल सेम है, आपको करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई। देखो याद रखना है, एफ इंटरसेक्शन ई या ई इंटरसेक्शन एफ दोनों एक ही बात है, उसमें कुछ खास नहीं करना है, और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से यहां भाग करना है। ठीक है,
तो बस इसकी वैल्यू हमें दी गई है 0.2 और यहां पर ये वैल्यू दी गई है 0.6। यहां 10 का मल्टीपल करेंगे 2 बन जाएगा, यहां 10 का मल्टीपल करेंगे 6 बन जाएगा और यहां हम 1/3 इसको 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आसान प्रश्न है, बस सीधा सीधा फॉर्मूले पर आधारित है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताइए, मतलब ए की प्रयाक्ता बताइए जबकि बी घटना घटित हो चुकी है। यहां पर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32 हमें दिया गया है। तो यहां पर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय पी बी। ठीक है, बस यहां पर सीधा सीधा मान लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू दिया है 0.32 डिवाइडेड बाय पीबी। पीबी की वैल्यू हमें यहां पर दी गई है, बी की प्रयाक्ता दी गई है 0.5। ठीक है, तो बस इसको हल करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा यहां पर 32 बटे में कितना 50। ठीक है, और यहां अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें तो 4 अट्ठे 32 और यहां 4 से डिवाइड करें तो 4 से डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो यहां पर 16/25 लिख दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू निकल आई कितनी 16/25। ठीक है, ये तो आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरे का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हमें दिया क्या गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 0.5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 0.4 दिया गया है। और पहला प्रश्न पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, तो यहां पर देखो हमसे पूछा गया है ये b बाई ए की वैल्यू हमें दी गई है 0.4 दी गई है और बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है ए इंटरसेक्शन बी, इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे और अपॉन में पी ए की वैल्यू हमें लिखनी है 0.8। ठीक है, बस इसकी अब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में हो जाएगा 0.4 इंटू में 0.8। ठीक है, और ये आपका 4 अट्ठे 32, तो इसको लिखेंगे 0.32। ये आपकी पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गई। इसके बाद यहां पर हमें दूसरे पार्ट में देखो इसको क्या हल करके दिखाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू हमें बतानी है, मतलब घटना ए के घटने की प्रयाक्ता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ठीक है, तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने ये निकाल के रखी है 0.32 लिखेंगे और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहां पर लिखना है 0.5। ठीक है, तो यहां पर 100 का ऊपर मल्टीपल करेंगे तो ये 32 बन जाएगा और नीचे 100 का मल्टीपल करेंगे तो ये आपका 50 बन जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 16/25। ठीक है, तो ये एक दूसरे पार्ट का आंसर हो गया। इसके बाद में देखो तीसरा पार्ट आपका है, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें थोड़ा बैक जाना पड़ेगा। हमने आपको बताया था प्रयाक्ता के योग का नियम, जिसमें आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बराबर में आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से हमें पूछा गया है देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू पूछी गई है, तो इस पर हमें यहां ज्यों का त्यों लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाल रखी है 0.32 और इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू लिखना है आपको 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू लिखना है 0.5। ठीक है, तो यहां से अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू मिलेगी कितनी, बराबर का निशान लगाएं, इसको यहां जोड़ देते हैं तो 8 5 13 और ये आपका हो जाएगा देखो कितना, ये आपको 1.3 मिलेगा और इसमें से माइनस का 0.32 यहां पर हम घटा देंगे
तो इसके बाद हमें देखो कितना मिल जाएगा, यहां से 0 इस पर बढ़ा दें और ये इस तरीके से, तो 10 में से 2 घट जाएगा, 8 बचेगा और 2 में से मानी 12 में से ये 9 बच जाएगा। तो आपको लिखना है 0.98। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, यदि दिया गया है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में 5/13 दिया गया है, जबकि यहां पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मान दिया गया है 2/5। तो यहां पर हमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना मिलेगा, यहां से 2 का अगर यहां से हटाएंगे तो आपको लिखना है 5 बटे में कितना, 13 दूनी 26। और इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में आपको लिखना है कितना, 5 बटे में 13। ठीक है, और साथ साथ एक बात और दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू हमें दी गई है कितना, 2/5। अब हमें यहां पर एक फॉर्मूला लगाना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। यहां पर हम जैसे ही वैल्यू रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहां पर लिखना है 2/5 इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये हमें दिया गया है 5/13। ठीक है, बस इसको हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2/5 इंटू में 5/13। ठीक है, ये 5 से 5 आप कैंसिल करेंगे तो अब हमें यहां पर मिलेगी वैल्यू 2/13। क्लियर। अब हम प्रयेकता के योग वाले नियम से इंटरसेक्शन के का मान यूनियन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू में पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो यहां से देखो हमें यूनियन की वैल्यू पूछी गई है, ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्लस में यहां पर इंटरसेक्शन की वैल्यू हमने निकाली है 2/13 और इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये दिया गया है कितना, ये दिया है 5/26 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू दिया गया है 5/13। ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू। तो इसको ऐसे हल करेंगे, देखो यहां पर 5/26 लिखें, प्लस का 5/13 लिख दें, माइनस का 2/13 लिख दें। ठीक है, तो इसका और आगे थोड़ा हल करेंगे तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू हमें मिल जाएगी बराबर में, इसका एलसीएम लें 26 आ जाएगा और इसको यहां पर लिखना है 5 प्लस में ये 2 पंच 10 मिल जाएगा और ये आपका माइनस में 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब इसको 10 5 15 और 15 में से हम 4 घटाएंगे तो 11 बचेगा और अपॉन में ये 26। ठीक है, तो ए यूनियन बी की जो प्रयेकता है वो हमारी मिल गई कितनी, 11/26। क्लियर भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/11 और यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 7/11 दिया गया है और हमसे पूछा गया है, यहां पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू पूछी गई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू पूछी गई है, मतलब घटना ए की प्रयेकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो, और बिल्कुल इसी प्रकार घटना बी की प्रयेकता बतानी है जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। यहां पर हमें 3 प्रश्नों का जवाब देना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में 6/11 और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में दिया गया है 5/11 और ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू में दिया गया है 7/11 और जबकि अब देखो यहां पर हमें सबसे पहले वाले प्रश्न का आंसर देना है। इस आंसर को देने के लिए आपको हमने बताया कि प्रयेकता के योग के नियम की आवश्यकता होती है। यहां पर आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
और इक्वल टू में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, बस इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे और हमें मिल जाएगा सीधा सीधा प्रश्न संख्या 1 का आंसर। मतलब यहां पर हमें यूनियन की वैल्यू दी गई है कितनी, 7/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है और बराबर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू में दिया गया है 6/11 6/11 प्लस में यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में दिया गया है 5/11। ठीक, इसको हल कर लें और ये आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल टू में यहां देखो इसको हम अगर जोड़ देंगे तो 6 5 11 11/11 मानी 1 सीधा सीधा हो जाएगा और ये आपका माइनस में 7 में कितना लिखना है 11। ठीक है, तो अब हमारे पास ये बच जाएगा कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू में ये 7 में से 11 में से 7 सीधा घटा दें, 4/11 लिख दें। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया पहले वाले प्रश्न का आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। ठीक है, और फिर इसके बाद में हमें दूसरा वाला पार्ट हल करना है। इसमें लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो आंसर आपका आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ठीक है ना भैया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिखनी है 4/11 और बटे में लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू में दिया गया है 5/11, 11 से 11 कैंसिल करेंगे और 4/5 इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, और इसके लास्ट में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए की वैल्यू पूछी गई है, मतलब घटना बी की प्रायिकता बताइए जबकि घटना ए पहले से ही घटित हो चुकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू भी आपको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। ठीक है, यहां पर देखो ए अगर डिवाइड में है तो हमने बताया उसी की प्रोबेबिलिटी को डिवाइड करना होता है और सेम ऊपर आपका कुछ भी नहीं बदलना है, इंटरसेक्शन ज्यों का त्यों। ठीक है, तो ये हमने इंटरसेक्शन की वैल्यू देखो यहां से निकाली थी, 4/11 लिखना है और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखना है और ये आपको दिया गया है 6/11, 6/11। तो ये 11 से 11 कैंसिल कर दोगे और ये 2 और ये बटे में 3, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।